आज 13 सितंबर का जो द हिंदू का एडिटोरियल है, उसमें जो हमारे एडिटर साहब हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। आजकल देखे होंगे कि नॉर्मली विपक्ष के लोगों को किसी न किसी क्राइम केस को लेकर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, या ईडी की बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाई दे रही है आजकल के, और ख़ास तौर से विपक्ष के नेताओं को जो निशाना बनाया जा रहा है। तो उन्होंने मुद्दा उठाया था कि अब तक ये ट्रेंड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ देखने में आ रहा था कि जो वर्तमान सरकार है वो पुरानी सरकार के जो नेता हैं, किसी राजनीतिक विद्वेष से या किसी दुर्भावना से उनके पीछे ईडी वगैरह ऐसी कार्रवाई को बात करती है। लेकिन अब ये मसला स्टेट गवर्नमेंट में भी नज़र आने लगा है। तो उस चीज़ को लेकर जो मैं तो अपनी विचार क्या रखूँगा, एडिटर साहब जो अपने विचार रखते हैं मैं उनको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो है प्रोब एंड प्रोबिटी। प्रोब का मतलब होता है जांच, जैसे प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं प्रोब, जैसे पुलिस इज प्रोबिंग द केस। तो प्रोब का मतलब होता है जांच, और प्रोबिटी का मतलब होता है ईमानदारी। तो आज का टाइटल ही है कि जांच और ईमानदारी की जो जांच एजेंसियां हैं, जो हमारी प्रोबिंग एजेंसीज हैं, क्या वो ईमानदारी के साथ ऐसा कर रही हैं। और हमारा सब टाइटल बोलता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। देखो, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की जांच करना, इन्वेस्टिगेट। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ग्रामेटिकल नाम जो होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन बोले तो जलती हुई ट्रेन, या फिर आपके घर में होती है वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन, तो सेम प्रोसेस है। प्रोबिंग एजेंसीज जो हैं मस्ट अवॉइड, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आपको कोई चीज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी लगती है तो उसमें आप कहीं का यूज़ करते हो, मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे यू मस्ट अटेंड दिस सेमिनार, आपको ये सेमिनार जरूर अटेंड करना चाहिए। जैसे हमने कहा वी मस्ट शो आर टिकट्स, हमें अपने टिकट्स दिखाने पड़ेंगे, इट इज़ नेसेसरी। तो मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू आर एडिटर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। किसको, बीइंग ड्रॉन के बीइंग। देखो अब यहाँ पे दो चीज़ होती हैं, मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म दो काम कर सकती है, ये नाउन की जगह भी रिप्लेस होती है और ये एडजेक्टिव का भी काम करती है। जब ये एडजेक्टिव का काम करती है तो पार्टिसिपल कहलाती है, जैसे बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, वॉशिंग मशीन, फ्लोइंग वाटर, बहता पानी। और जब ये नाम की जगह, नाउन की जगह आती है तो इसे बोलते हैं जीरंड। जैसे अगर मैं एक बोलता हूँ आपको, आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो मुझे क्या पसंद है, तो आपने इसे नाउन बना दिया, मुझे रीडिंग पसंद है। यहाँ पे कोई भी नाउन हो सकती थी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक रीडिंग। तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रही है। ऐसे ही अगर उसको पैसिव वो देना है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, अ, आप इसे बोल सकते हो आई डोंट लाइक बीइंग, मुझे होना पसंद नहीं है। क्या होना पसंद नहीं है मुझे, डिस्टर्ब्ड। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा आपसे, डिस्टर्ब। तो आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, बीइंग होना, क्या, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है, यानी कि डिस्टर्ब किया जाना पसंद नहीं है। तो यही वाले स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे देखेंगे, वो क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मस्ट अवॉइड, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अवॉइड करना चाहिए किस चीज़ को, बीइंग ड्रॉन। कि बीइंग का मतलब होना, कि क्या, ड्रॉन खींचा हुआ, किधर, इनटू पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। और ये क्या होता है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, यानी कि उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की तरफ खिंचे हुए होने से बचना चाहिए। फिर से देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अवॉइड करना चाहिए। किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, तो ये पूरी चीज़ बन गई जिसे अवॉइड करना चाहिए, वो है बीइंग ड्रॉन, खिंचा हुआ होना, किधर, पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। तो यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को किसी पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, तो अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम मेन उसकी तरफ चले जाते हैं। देखो, शिफ्टिंग
थ्रू एलिगेशंस ऑफ करप्शन। एक मिनट के लिए मैं इस वर्ड को करेक्ट कर लेता हूं एक बार। शिफ्टिंग थ्रू एलिगेशंस ऑफ करप्शन। शिफ्टिंग, शिफ्ट करते हुए किसके थ्रू? एलिगेशंस ऑफ करप्शन। करप्शन के जो एलिगेशंस हैं, एलिगेशन का मतलब आरोप, जो आरोप लगे हैं, किसके आरोप लगे हैं? एलिगेशन के। और मालफिशंस, द वर्ड इज मालफिशंस का मतलब यहाँ पे होते हैं दुर्भावना, यानी कि सरकार जो जांच करा रही है ईडी वगैरह को के थ्रू जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को अरेस्ट वगैरह करा रहे हैं, तो उसके पीछे एक दुर्भावना छिपी है। तो एलिगेशंस के थ्रू गुजरते हुए, और एलिगेशंस किसके हैं? करप्शन के हैं और दुर्भावना के हैं, मालफिशंस के हैं, अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञों के खिलाफ, स्पेशली दोस्त, और विशेष रूप से लोग वो इन द अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी के हैं। आफ्टर केसेस आर फाइल्ड, आफ्टर कहे के बाद केसेस आर फाइल्ड, देखो केस फाइल किए जाते हैं बाय द सक्सेसर गवर्नमेंट इन इंडियन स्टेट। आफ्टर, देखो केसेस आर फाइल्ड का मतलब क्या है? सीधा सा हमारा स्ट्रक्चर बनता है इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है। मींस सब्जेक्ट इज आर एम हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो केसेस आर, केसेस होते हैं फाइल्ड, फाइल्ड किए गए, यानी कि केसेस फाइल किए जाते हैं बाय द सक्सेसर। अब ये प्रीडिसर्स और सक्सेसर क्या होते हैं? देखो अगर हम बात करें प्रीडेसर्स, प्रीडिसर्स का मतलब जो होते हैं जो हमसे पहले आए हैं, जैसे जो अब जो वर्तमान सरकार है स्टेट में, हमारे भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उससे पहले उसकी प्रीडिसर्स हैं, और उसके बाद वालों को क्या बोला जाता है? सक्सेसर्स। जैसे मैं कहूँ महात्मा गांधी एंड हिज सक्सेसर्स, यानी कि उनके अनुयायी जो बाद में आए। तो सक्सेसर का मतलब यानी कि जो वर्तमान है यहाँ पे इन इंडियन स्टेट। तो जो अब देखो, अब यहाँ पे क्या कहते हैं? आफ्टर केसेस, यानी कि बाद में केस फाइल किए जाते हैं, किसके द्वारा? सक्सेसर के द्वारा। यानी कि ये वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये पार्टी है, ये पावर में थी, यानी कि इसकी सरकार थी, अब ये वाली सरकार आ गई, है ना? तो ये जो अब प्रेजेंट सरकार है, तो ये पिछली सरकार की सक्सेसर हुई या नहीं, जो उसके बाद में आई है। तो आफ्टर केसेस आर फाइल्ड, यानी कि पिछली सरकारों के कुछ जो योजनाएं होती हैं उसमें करप्शन वगैरह का नाम लेके क्या कर दिया जाता है, तो उनके बाद वाली सरकार, तो फिलहाल तो हम वर्तमान सरकार को ही कहेंगे, तो वो क्या करती है? उनके खिलाफ केस फाइल करती है। तो आफ्टर केसेस आर फाइल्ड, बाद में केस फाइल किए जाते हैं सक्सेसर गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन स्टेट में, इज ए नोटी एक्सरसाइज। और ये बहुत ही कठिन काम है। नोटी का मतलब जैसे कोई गांठदार चीज होती है, तो ये बहुत ही कठिन काम है इन स्टेट्स। और ऐसे स्टेट्स सच एज आंध्र प्रदेश, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तो उसमें क्या होता है? रिलेशन बिटवीन द रूलिंग रेजिम, जो रूलिंग रेजिम है, रेजिम का मतलब कोई व्यवस्था होती है, यानी कि फिलहाल जो सरकार है जो शासन करने वाली है। अब देखो वही प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की थी, तो रूलिंग क्या बन गया यहाँ पे? एडजेक्टिव बन जाता है कि जो फिलहाल शासन करने वाला जो रेजिम है, जो व्यवस्था है, मीन सरकार है, एंड द अपोजिशन, जो अपोजिशन है, ये दोनों क्या करते हैं? हैव ट्रांसेंडेड। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज हुआ है हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट इस काम को कर चुका है। तो यहाँ पे बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में जो रिलेशन है बिटवीन रूलिंग रेजिम और जो अपोजिशन के बीच में, वो है हैव ट्रांसेंड, वो परे जा चुके हैं। ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है? परे निकल जाना। और कहीं से परे निकल गए हैं? पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्टेशन, जो है, जो संघर्ष है, जो प्रतिद्वंदिता है दोनों में। अब पॉलिटिकल तो राजनीतिक है, और आइडियोलॉजिकल का मतलब वैचारिक है। अब वो वैचारिक प्रतिद्वंदी या आइडियोलॉजी कैसी होती है? जैसे हम दो चीज़ें देखते हैं, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, और राष्ट्रवादी होने के लिए यानी कि वो अपने ही हितों की बात करती है। और जबकि कांग्रेस या अदर क्या कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, यानी कि हम किसी भी धर्मनिरपेक्षता की तरफ करते हैं, किसी मतलब पर्टिकुलर सेक्ट या खुद से उससे कनेक्ट नहीं करते हैं, हमारे लिए सारे धर्म सब लोग एक साथ होते हैं। तो इस तरह से यह विचारधाराओं की जंग होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? लेकिन ये वाला मामला जो है आंध्र प्रदेश में, वो परे निकल गया है इस आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्टेशन से, और हैव वीर्ड डीप इनटू द आउटराइट हॉस्टिलिटी,
और उसने क्या किया है, बहुत गहरे वीर किया है, यानी कि बहुत गहरे तक पहुंच गया है इनटू आउटराइट हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है बैर या विरोध, और आउटराइट का मतलब क्या है, सीधा। तो यानी कि वो आइडियोलॉजी का संघर्ष ना हो के सीधा क्या होता है, सीधा सीधा बैर वाली बात हो गई है दोनों में, जैसे एक दूसरे के दुश्मन गुट हो, इस तरह से वहां पे चीजें सामने आ रही हैं। एंड वेंडेटा, और वही उनके खिलाफ जो दुर्भावना है, एज सीन इन द ऑनगोइंग राइवलरी, एज सीन जैसा कि देखा गया है, इन द ऑनगोइंग राइवलरी। ऑनगोइंग का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट में चल रही है, राइवलरी का मतलब जो प्रतिद्वंदिता चल रही है। जैसे राइवल क्या होता है, एक दूसरे के जो विरोधी होते हैं। जैसे अगर मेरी यहाँ कपड़ा बेचने की दुकान है और ठीक मेरे सामने वैसे ही कपड़ा बेचने की दूसरी दुकान है, तो हम दोनों राइवल हुए ना एक दूसरे के। तो हम चाहते हैं ग्राहक मेरे यहाँ आए, वो चाहता है मेरे यहाँ आए, तो ये राइवलरी होती है, प्रतिद्वंदिता, दुश्मनी, बैर, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। तो ऑनगोइंग जो दुश्मनी चल रही है बिटवीन द रूलिंग, वहाँ की पार्टी का नाम है युवजन शर्मिका रायथू कांग्रेस पार्टी, और दूसरी है तेलुगु देशम पार्टी। यानी कि जो दो पार्टी हैं, मैं इसका शॉर्ट में नाम लेना पसंद करूंगा, YSR कांग्रेस और दूसरी होती है तेलुगु देशम पार्टी। इनके बीच में जो राइवलरी चल रही है, ये चीज़ इसमें देखने में आ रही है कि वो पूरी तरह से बैर वाली लड़ाई हो चुके हैं, ना कि आइडियोलॉजी की जंग है। प्राइमा फेसी, ये जो है एक लैटिन टर्म होती है प्राइमा फेसी, एक बार पहले भी ये वर्ड आया था, मैंने आपको बताया था। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, यानी कि पहली नज़र में। अगर हम घटनाओं को देखें तो पहली नज़र में क्या नज़र आता है, द एलिगेशंस, ये जो आरोप हैं जो आंध्र प्रदेश की CID यानी कि APCID, वहाँ की जो लोकल जांच एजेंसी होती है, अबाउट मालफिसेंस, दुर्भावना के बारे में, इन आंध्र प्रदेश स्टेट। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हम शुरू से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से वो बोलते हैं इसमें बहुत दूर निकल गए हैं, हॉस्टिलिटी सीधी बैर की तरफ आ गई है, और वेंडेटा जो है, जो इसे दिखाई देता है ऑनलाइन राइवलरी में, जो रूलिंग ये जो आप YSR कांग्रेस पार्टी है और जो तेलुगु देशम पार्टी है। प्राइमा फेसी, ये जो एलिगेशन है आंध्र प्रदेश की CID के द्वारा, किसके द्वारा, जो मालफिशेंस के लगाए गए हैं, दुर्भावना के लगाए गए हैं, आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंक्शनिंग इन 2014 में आर ग्रेव। थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो जाता है, और मैं वही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप सेंटेंस देखेंगे कि प्रथम दृष्टया, इसका सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। द एलिगेशंस, एलिगेशन सब्जेक्ट है, और सीधा हम नीचे आते हैं आर ग्रेव, तो आपका मेन सेंटेंस बनता है एलिगेशंस आर ग्रेव, एलिगेशंस बहुत गंभीर हैं। अब देखो कितना बड़ा सेंटेंस हो जाता है, एलिगेशंस के बाद और जो मेन वर्ब है उसके बीच में कितना कुछ लिखा हुआ है, और जब तक आप इस पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ते हैं तो आइडिया नहीं लगेगा, और सेंटेंस के बीच में भटक जाएंगे, और वही हमें देखना होता है, वही आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब यहाँ पे एलिगेशंस के बारे में बात करते हैं। कौन से एलिगेशंस, देखो एलिगेशंस किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश CID के द्वारा, जिसको ब्रैकेट में APCID लिखा है, और किसका आंध्र प्रदेश की CID के द्वारा जो एलिगेशंस हैं किसके बारे में है, वो मालफिशंस के। कहाँ पे है वो मालफिशंस, दुर्भावना के आरोप, आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो फंक्शनिंग है 2014 की। तो यहाँ तो इसका मतलब यहाँ से देखेंगे हम कि 2014 में जो आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग के में जो दुर्भावना के आरोप हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस फॉर्म करता है। द प्रीडिसर्स गवर्नमेंट, यानी कि वर्तमान सरकार से जो पहले की गवर्नमेंट है, जिसे हम TDP बोलते हैं, तेलुगु देशम पार्टी, इज एक्यूज्ड, यानी कि वो आरोपी है, ऑफ रिलीजिंग फंड, के उसने फंड को रिलीज किया, पैसा जारी किया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, स्किल डेवलपमेंट स्कीम के लिए, और वो स्कीम किसके लिए थी, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। अब अगर यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयड के लिए कहें, देखो वर्ड को देखने की कोशिश करें, एम्प्लॉय का मतलब होता है काम देना, यानी कि किसी को काम में लगाना। जैसे सुना भी होगा बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वो नाउन बना देते हैं, और वो जो लोग काम में लगे हुए हैं वो होते हैं एम्प्लॉयड। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे बर्न्ट जला हुआ, एम्प्लॉयड काम में लगा हुआ, और अनएम्प्लॉयड का मतलब जो काम में लगा हुआ नहीं है, मीन्स बेरोजगार। तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला गया था अनएम्प्लॉयड के लिए, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उन्हें कोई स्किल सिखा के काम दिया जाए। तो इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि फंड रिलीज कर दिया है स्किल डेवलपमेंट स्कीम के लिए एम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए इन द स्टेट, एंड एलिजिडली,
और आरोप के अकॉर्डिंग एलेज किया गया है, जो आरोप लगाया गया। एलिजिबली का मतलब आरोप के अनुसार क्या करने का, डाइवर्टिंग, डाइवर्ट करने का, ए मेजर पोर्शन ऑफ मेजर पोर्शन टू शेल कंपनीज। और उन्होंने क्या किया है, मेजर पोर्शन उस फंड का, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए फंड जारी किया और उसका बहुत बड़ा हिस्सा किसको बांट दिया, उन्होंने शेल कंपनीज को भेज दिया। शेल कंपनीज क्या होती हैं, फंड को इधर उधर करने के लिए कुछ झूठी कंपनी बना ली जाती है। अभी जैसे भाषण में मोदी जी के या वैसे भी देखने को आता है कि हमने इतनी सारी शेल कंपनीजों को बंद किया है, यानी कि कहीं भी एक कमरा किराए पे ले लेते हैं, वो कोई रजिस्ट्रेशन करा के एक छोटा सा बोर्ड लगा लेते हैं, उसके नाम से कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उस कंपनी के थ्रू वो फंड वगैरह करते हैं। बाकी तो टेक्निकलिटीज़ वो जानते होंगे, तो मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ उस चीज़ में, जा भी नहीं सकता क्योंकि मेरा फील्ड में ओनली आपको इंग्लिश डिस्क्राइब करने का होता है और अपनी बेस्ट नॉलेज से जो होता है, जिस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की नॉलेज, वर्ड मीनिंग का पता होना, और उसके अलावा जो टॉपिक है उसकी थोड़ी सी समझ। हो सकता है, पता नहीं मैं आपकी कितनी हेल्प कर पा रहा हूँ, पर जो भी मेरी तरफ से आपके लिए है। तो यहाँ पे बोलते हैं, तो एंड अलेजली, आरोप के अनुसार, डाइवर्टिंग ए मेजर पोर्शन, उन्होंने शेल कंपनियों को डाइवर्ट कर दिया, ये आरोप है। बेस्ड ऑन फेक इनवॉइसेस, और वो डाइवर्ट किसके थ्रू किया गया है, फेक इनवॉइसेस के थ्रू, यानी कि झूठे बिल बनाए गए हैं। इवन एज प्राइवेट पार्टनर एंटिटीज, और यहाँ तक कि उनकी जो प्राइवेट पार्टनर एंटिटीज हैं, यानी कि जो उन्होंने इस योजना में प्राइवेट पार्टनर के साथ टाई अप किया होगा सरकार ने, विच वर रोप्ड इन, जिन्हें साथ जोड़ा गया था। रोप का मतलब रस्सी होता है ना, तो रोप इन का मतलब जिन्हें साथ में जोड़ा गया था इन्वेस्ट करने के लिए इस स्कीम में। अब देखो यहाँ पे हमने देखा है हैड नॉट पुट इन, यानी कि उन्होंने पुट इन नहीं किया था। किसने, यानी कि अब इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ये वाला, कि प्राइवेट पार्टनर एंटिटीज जो हैं जिन्हें रोप इन किया गया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्कीम में, उन्होंने भी क्या नहीं किया, उन्होंने भी पुट इन नहीं किया, नहीं डाला है देयर रिक्विजिट शेयर, यानी कि अपना पूरा हिस्सा जो जरूरी था, जो उनसे रिक्विजिट था, उसको नहीं उन्होंने किया है। अब देखो रिक्विजिट क्या मतलब होता है, जो जरूरी। अब एक वर्ड अक्सर हम इंग्लिश में यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब वो चीजें हो जाती हैं जो पहले जरूरी होती हैं। जैसे अगर हमने कहा कि भाई आप इस काम को, आप कहीं विदेश जाना चाह रहे हो, तो उसके कुछ प्री रिक्विजिट हैं। आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, उसके ऊपर वीजा होना चाहिए, तो वो चीजें जो किसी काम के शुरू करने से पहले जरूरी हो जाती हैं, तो वो क्या होते हैं, वो प्री रिक्विजिट होते हैं। तो उन्होंने अपना वो जो जरूरी हिस्सा था वो ही नहीं दिया। द एपी सीआईडी मीन्स, जो आंध्र प्रदेश सीआईडी है, जो आंध्र प्रदेश सीआईडी है, हैज क्लेम्ड, फिर से हम प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे हैं, सीआईडी ने क्लेम किया है दैट देयर वर अदर रूल, कि कुछ दूसरे रूल, सॉरी अदर रूल वायोलेशंस भी थे, यानी कि दूसरे नियमों के उल्लंघन के भी मामले थे इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, इस स्कीम को जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया अनएम्प्लॉयड लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये सीआईडी का आरोप है कि उन्होंने कुछ फंड रिलीज किया, उसको डाइवर्ट किया शेल कंपनीज में बिना फेक बेस पे, और जो प्राइवेट पार्टनर्स उन्होंने रोप इन किए थे उन्होंने भी अपना पूरा शेयर उसमें नहीं डाला है, और भी दूसरे रूल वायोलेशंस के क्या हैं उस स्कीम में आरोप हैं। इवन एज द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो आपकी ईडी है, लॉन्च्ड, उसने क्या किया था, जो मतलब आपके पैसे वगैरह, बिजनेस फंडिंग वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ों को देखती है, तो वो क्या किया था, तो उसने भी, ईडी ने लॉन्च किया था इस सेपरेट इंक्वायरी। अब तक तो वो आंध्र प्रदेश सीआईडी कर रही थी, लेकिन ईडी ने भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बेस्ड ऑन एफआईआर, उस एफआईआर के बेस्ड पे फाइल्ड बाई आंध्र प्रदेश सीआईडी के जो द्वारा की गई थी 2021 के दिसंबर में, लीडिंग टू अरेस्ट। और वो जो फाइल थी, वो जो एफआईआर की गई थी, लीडिंग, वो लीड करने वाली रही, यानी कि उसका परिणाम क्या रहा, अरेस्ट, यानी कि वो अरेस्ट की तरफ लीड करके गई। किसका अरेस्ट, इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का। कौन से, उन व्यक्तियों का। अब यहाँ पे देखो इन व्यक्तियों के बारे में लिखा जाएगा, उन्होंने कहा इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया। कौन से इंडिविजुअल्स, हु हैड परपोर्टेडली, जिन्होंने रिपोर्ट के अनुसार, कथन अनुसार, जैसे कहा गया है, बेनिफिटेड फ्रॉम, जिन्होंने बेनिफिट किया, यानी कि लाभ उठाया कहीं से, फ्रॉम द ट्रांसफर और मनी, इस पैसे से, पैसे के ट्रांसफर से, यानी कि बीच में उन्हें भी उनका हिस्सा मिला होगा। तो जब ये केस फाइल किया गया तो सीआईडी ने भी अपनी इंडिपेंडेंट जांच की और वो लीड करके ले गई कुछ लोगों की गिरफ्तारी की तरफ जो इससे बेनिफिट हुए थे। तो फिर क्या करते हैं, फ्रॉम द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिनके पास वो गवर्नमेंट का पैसा पहुंचा। तो आंध्र प्रदेश सीआईडी हैज नाउ नेम्ड, अब आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने नाम लिया है किसका,
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी के हैं और अभी उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, अगर आपने सुना हो समाचारों में वो छाया हुआ है मामला, एज प्राइम एक्यूज्ड, किस रूप में गिरफ्तार किया गया है, प्रमुख आरोपी बनाया गया है, लीडिंग टू हिज अरेस्ट, और वो आरोपी बनाया जाना उनका किधर लीड करके ले गया उन्हें, अरेस्ट की तरफ, विद इट्स इकोनॉमिक ऑफेंसिस विंग, और उनकी जो इकोनॉमिक ऑफेंसिस विंग है, आर्थिक अपराध शाखा जो है किसकी, ईडी की, सीकिंग टू एस्टेब्लिश द लिंक, जो तलाश कर रही है, जो कोशिश कर रही है कहें कि एस्टेब्लिश करने की, क्या एस्टेब्लिश करने की, लिंक, यानी कि वो संबंध को जोड़ के देख रही है किसके, बिटवीन हिम चंद्रबाबू नायडू के एंड द अदर प्राइवेट बेनिफिशियरीज, और जो दूसरे प्राइवेट लोग हैं जिन्हें उन्हें फायदा मिला है, ऑफ द गवर्नमेंट्स रिलीज ऑफ मनी फॉर द स्कीम, जो गवर्नमेंट की रिलीज ऑफ मनी था स्कीम के लिए, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है और ये लिंक तलाश करने की कोशिश की गई है कि उनका क्या लिंक है जिनको उस गवर्नमेंट की स्कीम में रिलीज किए गए पैसे से बेनिफिट मिला है। ए लुक एट द एवोल्यूशन ऑफ द केस, और अगर हम एक दृष्टि डालें इस केस की एवोल्यूशन पर, विकास पर, यानी कि क्या ये आगे बढ़ा है, क्या कुछ उसमें हुआ है, तो मिस्टर चंद्रबाबू नायडू बीइंग नेम्ड द प्राइम एक्यूज्ड ओनली रिसेंटली रेजेस द सस्पेशन ऑफ, देखो चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या लिखा है, बीइंग नेम्ड, यानी कि नामित होना, द प्राइम एक्यूज्ड, प्रमुख आरोपी के रूप में, ओनली रिसेंटली, केवल हाल फिलहाल में ही, रेजेस, और ये चीज क्या करती है, ये सवाल उठाती है, द सस्पिशन, संदेह, कहें का संदेह, ऑफ। अब देखो ऑफ के बाद जो कुछ भी लिखा है, वेदर से शुरू करेंगे हम, द वेंडेटा इज आल्सो गाइडिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक सस्पिशन उठाया है, यानी कि ये चीज क्या करती है, एक सस्पिशन की बात करती है, हाँ। तो यहां से देखो इन्वेस्टिगेशन का, अब वेदर का मतलब क्या होता है, देखो वेदर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, शॉर्ट में बता देता हूं। जब सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज जोड़ते हो और अगर कंफर्म फैक्ट होते हैं तो वो कहीं से जोड़ते हैं, दैट से। अगर मैं कहता हूं आई नो दैट ही लिव्स इन दिल्ली, मुझे पता है वो दिल्ली में रहता है, तो आप एक कंफर्म फैक्ट की बात करते हो, मुझे पता है वो दिल्ली में रहता है, तो दैट से कनेक्ट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड से कनेक्ट करते हैं। आई नो वाई ही कम्स, मुझे पता है वो यहाँ क्यों आता है। लेकिन जहां भी स्थिति डाउट में हो, जैसे अगर मैं कहूं भाई मुझे नहीं पता वो यहाँ आता है क्या, तो फिर उस संदेह वाला कंजक्शन क्या होता है, या तो इफ रहता है या वेदर रहता है। आप ये भी कह सकते हो आई डोंट नो इफ ही कम्स हियर, मुझे नहीं पता वो यहाँ आता है क्या। आप ये भी बोल सकते हो आई डोंट नो वेदर ही कम्स हियर, मुझे नहीं पता वो यहाँ आता है क्या। अगर आपके दो अल्टरनेटिव होते हैं तो आप फिर वेदर ही यूज करते हैं, क्योंकि वेदर ही के साथ ही आप और यूज कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूं आई डोंट नो वेदर ही कम्स हियर और नॉट, मुझे नहीं पता वो यहाँ आता है या नहीं। लेकिन अगर एक ही अल्टरनेटिव है तो फिर आप इफ के साथ या वेदर के साथ किसी के भी साथ जा सकते हो। तो यहाँ पे जो वेदर है वो उस डाउट की स्थिति को बना रहा है। देखो अगर मैं एक छोटे शब्दों में बताऊं इस स्ट्रक्चर को, तो वो कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का नाम आना प्राइम एक्यूज के रूप में अभी हाल फिलहाल ही में ये कुछ संदेह उठाता है, और संदेह के बाद मैं कहूँ सस्पिशन ऑफ XYZ, तो XYZ का संदेह है। अब XYZ को किससे रिप्लेस करते हैं, देखो वेदर, क्या पॉलिटिकल वेंडेटा, ये जो राजनीतिक बदले वाली भावना है, इज आल्सो गाइडिंग, क्या ये गाइड कर रहा है द इन्वेस्टिगेशन को। तो यानी कि ये शक बनता है कि क्या राजनीतिक प्रतिशोध लेने की भावना इस जांच को गाइड कर रही है, यानी कि क्या ये जांच इसलिए कराई जा रही है कि राजनीतिक बदला लेना है, इस पे सवाल उठता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट ऑफ द केस, इरिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, उस चीज से अलग, यानी कि हम इस चीज पे ध्यान ना दें। अगर इस केस की मेरिट से अलग, भाई मेरिट के केसेस का मतलब है इतना बड़ा करप्शन का केस है तो एक प्रमुख मेरिट पे आना चाहिए, तो उसने क्या कहा, तो अगर इस केस की इस मेरिट को, खूबी को छोड़ दें, तो हिज, इसे बोलते हैं, सॉरी, इनकारसर्टेशन जो है, यानी कि इनकारसर्टेशन का मतलब होता है बंदी, यानी कि जेल में बंद होने की जो स्थिति होती है, ए स्टेट ऑफ बीइंग अरेस्टेड, यानी कि उनके जो अरेस्ट है, इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूं उससे, विल बी सीन, उसे देखा जाएगा। अब देखो फिर पैसिव स्ट्रक्चर बनता है, जैसे अगर मैं कहूं आई विल सेल इट, इसका मतलब है मैं इस चीज को बेच दूंगा, पर ये चीज तो बिकेगी ना भाई, ये बेचने वाला एक्शन है तो मैं तो करूंगा, बट इसके साथ तो ये होएगा ना। तो जब आप इट की बात करेंगे तो आपका मेन वर्ब बन जाएगा बी,
इट विल बी, ये चीज होगी कैसी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सोल्ड बिकी हुई, तो ये चीज बिकी हुई हो जाएगी, मतलब इस चीज को बेचा जाएगा। तो जब आप ये कहते हो सब्जेक्ट के साथ कुछ होगा तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बोलता है तो कि जो उनका जो ये अरेस्ट है विल बी सीन, इसे देखा जाएगा इन द लाइट ऑफ द जीलसनेस। अब दो चीज होती है, एक तो जेलस होता है, एक तो जेलसी होता है, ये तो ईर्ष्या होता है, एक होता है जील। जील का मतलब होता है उत्साह, तो जील, इस वाले जेलस का मतलब तो ईर्ष्या होता है, और जील का मतलब होता है उत्साह। तो इसे जेलसनेस के रूप में देखा जाएगा, उत्साह के रूप में देखा जाएगा एजेंसी के। सच एज द ईडी टू यूज अरेस्ट, यानी कि जिस तरीके जैसे उसने ईडी ने इसे अरेस्ट के रूप में यूज किया है। तो ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू को जो उन्होंने अरेस्ट किया है, ये ऐसा लगता है कि इस जांच एजेंसी का उत्साह ज्यादा है, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस अरेस्ट को यूज करने के लिए स्पेशली दोज, उन लोगों को इन्वॉल्विंग द पॉलिटिकल अपोजिशन, जो पॉलिटिकल अपोजिशन में है। तो इसमें यह है कि जो राजनीतिक विरोधी हैं लोगों के, उनको गिरफ्तार करने का अति उत्साह लगता है इसमें, और वो क्या करते हैं एज ए पॉलिटिकल वेपन, और ये एक राजनीतिक हथियार के रूप में देखने में आ रहा है इन वेरियस केसेस, कई सारे मामलों में। तो एक शक उठता है कि कहीं दूसरे विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने का उत्साह तो नहीं है जिसे आजकल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, रादर देन रिलाइंग ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और एक मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि ठोस सबूतों को पे निर्भर करने के बजाय इन इट्स इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन में द ईडी रिसोर्सेज, ईडी रिसोर्स कर रही है, वो साधन बना रही है किसको, टू हाई प्रोफाइल अरेस्ट को। तो यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर करने के बजाय वो क्या कर रही है, अति उत्साह दिखा रही है हाई प्रोफाइल लोगों को अरेस्ट करने में। और ये चीज जो है इज नाउ बीइंग रेप्लिकेटेड, अब ये रेप्लिकेट की जा रही है। रेप्लिकेट का मतलब होता है हूबहू दोहराया जाना, रेप्लिका भी बोलते हैं। जैसे हमने कहा ताजमहल का बिल्कुल छोटा सा ताजमहल जैसा पीस आप अपने घर में ला कर रख देते हो तो उसका रेप्लिका हो जाता है, रेप्लिकेट जो का तो। जैसे भारत ने पिछला वर्ल्ड कप जीता था, तो हम कहते हैं कि क्या उस विक्ट्री को रेप्लिकेट कर पाएगा इंडिया, यानी कि क्या दोहरा पाएगा। तो ऐसा लगता है कि चीज रेप्लिकेट की जा रही है बाय स्टेट एजेंसीज एज वेल, स्टेट एजेंसीज के द्वारा भी। यानी कि अब सेंटर पे ये आरोप लगता था, लेकिन अब किसके ऊपर लग रहा है, स्टेट में भी ऐसा देखने में आ रहा है, जो आंध्र प्रदेश का उन्होंने किस्सा बनाया है। द ओनस, जो जिम्मेदारी है, इज नाउ आंध्र प्रदेश सीआईडी। अब जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश सीआईडी के ऊपर आ जाती है टू एस्टेब्लिश ए क्लियर लिंक, कि वो एक सीधा संबंध जोड़े बिटवीन मिस्टर नायडू एंड द अलेज्ड इरेगुलरिटीज इन द स्कीम। अब देखो बड़े बड़े सेंटेंस को संभालना सीखो। जैसे देखो, अगर मैं एक छोटे सेंटेंस में बात करूं कि जिम्मेदारी है आंध्र प्रदेश सीआईडी की कि वो एस्टेब्लिश करे एक क्लियर लिंक बिटवीन ए एंड बी, यानी कि वो ए एंड बी के बीच में क्लियर लिंक एस्टेब्लिश करे। अब वो ए क्या है, ए यहाँ से बनता है, मिस्टर नायडू तो ए हैं, और ये जो अलेज्ड इरेगुलरिटीज अनियमितताएं हैं ऑफ द स्कीम में, कि गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश की सीआईडी पे है कि वो मिस्टर नायडू और जो आरोप लगाई गई अनियमितताएं हैं स्कीम में उसके बीच में संबंध स्थापित करें। डीलिंग विद मालफिशंस, और अगर दुर्भावना से डील करने की बात करें और करप्शन से डील कर, और करप्शन केसेस यानी कि दुर्भावना और करप्शन के केसेस की बात करें, इज नो इजी टास्क। तो ये भी कोई आसान लक्ष्य नहीं है फॉर स्टेट एजेंसीज के द्वारा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की ईडी तो जो सीआईडी है वो स्टेट की एजेंसी है और ईडी सेंट्रल एजेंसी है। बट इफ दे आर टू टैकल, लेकिन अगर उन्हें टैकल करना है, निपटना है इस प्रॉब्लम से, करप्शन की जो गवर्नेंस में है, सच एजेंसीज मस्ट नॉट बी सीन, फिर पैसिव आ जाता है, मस्ट नॉट बी, यानी कि ये एजेंसीज नहीं होनी चाहिए, सीन दिखाई देती हुई, मतलब इन्हें दिखना नहीं चाहिए। टू बी डूइंग, करते हुए होना, देखो टू बी होना, डूइंग करते हुए, तो ये करती हुई नहीं दिखनी चाहिए। अच्छे से इन स्ट्रक्चर को देखना, मेरे बताने के बाद फिर से पढ़ना, रीरीडिंग करना इस चीज की और देखना में से कैसे लिखा है। तो उन्होंने कहा दीज एजेंसीज मस्ट नॉट बी, ये एजेंसीज नहीं होनी चाहिए सीन, दिखती हुई, टू बी होना, डूइंग करते हुए, यानी कि इन एजेंसीज को करते हुए नहीं दिखना चाहिए। द बिडिंग बिड वर्ड से बना है, यहाँ पे हम इसका अर्थ लेंगे आदेश, कि उन्हें आदेश करते हुए नहीं दिखना चाहिए, आदेश का पालन करते हुए, ऑफ द पार्टी इन पावर, जो पावर में पार्टी है, यानी कि उन्हें निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा महसूस होता है हमारे एडिटर साहब के अकॉर्डिंग कि शायद वो जो रूलिंग पार्टी है उसके आदेश पर इस तरह की उत्साह दिखा रही है बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को रिलाई किए। और यहाँ पे क्या होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये पार्टियां, अगर ये एजेंसीज ऐसे दिखती हैं, एल्स नहीं तो सच एक्शंस,
ये जो एक्शंस हैं ओनली रिजल्ट करेंगे। तो ये ऐसे एक्शंस जो हैं वो रिजल्ट करते हैं। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे अगर मैं कहूँ वी गो, हम जाते हैं, सच एक्शंस रिजल्ट, तो ऐसे एक्शंस रिजल्ट करते हैं कहे में इन द सिनिसिज्म ऑफ द इलेक्टोरेट। सिनिसिज्म का मतलब किसी के प्रति कोई एक भावना वगैरह रखना भी होता है, और यहाँ पे सिनिसिज्म का मतलब संदेह भी होता है। तो ये चीज़ कहे में रिजल्ट करेगी, संदेह, संदेह का परिणाम होगा इनका, और संदेह किसका, ऑफ द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब पूरे जो हमारे मतदाता वर्ग हैं उनके अंदर एक अविश्वास की भावना जगेगी करप्शन के बारे में, और इरोड, और ये क्या कर देगी, जड़ से मिटा देगी किसको, ट्रस्ट को, इन इंस्टीट्यूशंस, और इन संस्थाओं के अंदर वो क्या करेंगी, हमारे विश्वास को बिल्कुल खत्म कर देंगी। तो ये आज के विचार है, मैंने अपने सामने रखे। फिर से आप रीडिंग करने की कोशिश करें, इंग्लिश को समझने की कोशिश करें, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।